हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रायिकता को पढ़ेंगे। प्रायिकता कक्षा 10वीं का सबसे सरल चैप्टर है और जिसका मतलब होता है संभावना। इस विश्व में हर किसी चीज़ की कोई ना कोई संभावना होती है और वही संभावना को गणित में प्रायिकता नाम दिया गया है। जैसे उदाहरण दें तो एक मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का। उस भारत पाकिस्तान में भारत की जीतने की क्या संभावना है, तो वही एक उसको गणित में प्रायिकता कहा गया है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रायिकता का सामान्य अर्थ होता है संभावना। उसके उदाहरण मैंने रखे हैं, जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा से उदय होने की संभावना। अब ये सबको पता है सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं कि सूर्य का पश्चिम दिशा से उदय होने की क्या संभावना है, तो आप बताओगे कि सर ये तो असंभव है। असंभव का मतलब है कि हो ही नहीं सकता, इसकी 0% संभावना है। तो इसका मतलब है इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। जिसकी कोई संभावना ही नहीं है उसका मान 0 आएगा और उसको कहते हैं अपन असंभव घटना। दूसरा उदाहरण मैं पूछता हूं तुमको कि एक यह बैग है, बैग में मैं ये 1, 2, 3 नींबू डालता हूं और हाथ डाल करके मैं इसमें से कोई वस्तु निकाल रहा हूं। एक बैग में 3 नींबू हो तथा हाथ डाल करके कोई वस्तु निकालने पर वह वस्तु नींबू ही निकले। जब इस बैग में 3 नींबू हैं तो हाथ डाल करके जो निकालेंगे वो नींबू ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई जादू नहीं हो रहा। इसका मतलब यह 100% संभावना है कि उसमें से यह नींबू ही निकले। तो 100% का मतलब 100%। जब यहां से इस प्रतिशत को हटाते हैं तो यह आ जाता है 100/100। तो यह काटने के बाद बचता है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्य फिक्स है, जिसकी संभावना पूरी है, 100% है, उसका मान होता है 1 और उसको कहते हैं निश्चित घटना। तो यहां पर एक मोटे रूप में देखा जाए तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रायिकता को P से हम दर्शाते हैं। और E का मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सूर्य के बारे में है या नींबू के बारे में है, तो PE, तो उसका मान जो होता है वो सबसे छोटा होता है 0। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, या उसके बराबर भी हो सकता है। और प्रायिकता का मान सबसे बड़ा होता है 1, क्योंकि 100% जिसकी संभावना है उसका मान 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, और 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसको ऐसा बताएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है अपने लिए। इसको अपने को याद रखना है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो सबसे कम 0 होता है, जिसे असंभव घटना कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो मान होता है वो 1 होता है, जिसे हम निश्चित घटना कहते हैं। और 0 और 1 के मध्य ही बाकी सारे मान भी होते हैं। बाकी सारे मान कैसे होते हैं, तो एक और उदाहरण मैंने लिया है कि भारत और पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा है, तो भारत के मैच जीतने की संभावना उसमें कितनी है, तो अपन भारतीय हैं तो अपन कहेंगे 80% संभावना है। 80% का मतलब होता है 80/100। ये हो गया 8/10। तो भारत के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8/10। और इसको और अंकों में, दशमलव में करना चाहें तो 0.8। तो 0.8 जाहिर सी बात है कि 0 और 1 के बीच में ही होता है, इसलिए चाहे कितना भी हो जाए प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं आएगा। एक और उदाहरण मैंने लिया है कि गर्भवती महिला के पुत्र या पुत्री होने की संभावना क्या होती है, उसकी क्या प्रायिकता होती है। तो गर्भवती महिला है, अब अपन कहेंगे कि सर पुत्र हो या पुत्री, इसकी तो 50-50 संभावना है। 50% संभावना पुत्र की और 50% संभावना पुत्री की है। 50% मतलब 50/100।
बराबर 1/2 या 0.5। अर्थात ऐसी संभावना जिसमें 50% दोनों तरफ हो, वह घटना अपने को समप्रायिक घटना कहलाती है। समप्रायिक घटना। तो इसमें मैंने कुछ चीजें बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रायिकता के लिए। सबसे पहली चीज, प्रायिकता का जो मान होता है वो सबसे छोटा होता है 0 और सबसे ज्यादा होता है 1, और बाकी जो मान होते हैं वो 0 और 1 के मध्य में ही होते हैं। जो 0 मान होता है उसको कहते हैं अपन असंभव घटना, और जिसका मान 1 होता है उसको कहते हैं निश्चित घटना। ठीक है, और जिसका मान 50-50 दोनों तरफ हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे कि गर्भवती महिला के पुत्र या पुत्री होने की संभावना है, वो उसको कहेंगे अपन 50-50। तो समप्रायिक घटना कहते हैं। सम का मतलब समान, प्रायिकता का मतलब समान प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता दोनों तरफ समान हो। प्रायिकता को आगे समझने के लिए हमें एक छोटा सा सूत्र समझना होगा। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आप सोच रहे हो कि अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि एक बैग है जिसमें 3 नींबू है, 1, 2 और 3, और 2 सेब हैं, 1 और 2 सेब। अब 3 नींबू व 2 सेब को हाथ डाल करके निकालने पर उसमें से एक सेब निकले, तो आप कहोगे कि इसमें कुल कितनी वस्तु हो गई? 3 नींबू और 2 सेब, तो वही आपके कुल परिणाम होंगे। कुल परिणाम में क्या आ जाएगा? 3 नींबू प्लस 2 सेब, मतलब हो गए 5। इस बैग में कितने हैं? टोटल 5। तो वो कहलाता है आपका कुल परिणाम। जब भी हमें कोई सवाल पूछेंगे तो उसमें जितनी भी कुल वस्तुएं होती हैं उन सब का योग होता है, वह होता है कुल परिणाम। उसके बाद आता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम वह होता है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। जैसे मैंने इस प्रश्न में पूछा है कि उसमें से सेब निकलने की प्रायिकता, तब इसमें से सेब निकलने की प्रायिकता के लिए इसमें टोटल सेब कितने हैं? 2 हैं, तो उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो सूत्र कह रहा है ऊपर आ जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2 बटे नीचे कुल परिणाम है 5। तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं इसको साधारण भाषा में कहूं तो हम जानते हैं कि इस बैग में 5 वस्तुएं हैं। पहली बार निकाल रहे हैं, मान लो सेब निकल गया, दूसरी बार निकाल रहे हैं, नींबू निकला, तीसरी बार में भी नींबू निकला, चौथी बार में फिर सेब निकला, 5वीं बार में नींबू निकला। तो मैंने 5 बार निकाला, उसमें से सेब कितनी बार निकला? 2 बार। तो 5 में से 2 बार सेब निकला, तो यही होती है प्रायिकता। प्रायिकता में एक छोटा सा सूत्र और है जो भी इंपॉर्टेंट है। वो सूत्र क्या है कि PE प्लस PE बार। ई बार का मतलब होता है नहीं, इन दोनों का योग होता है हमेशा 1। PE प्लस बार को ही मैं अलग भाषा में लिखूं तो PE नहीं, बराबर होता है 1। अर्थात जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी प्रायिकताओं का योग होता है 1। जैसे उससे पहले अपन ने एक सवाल किया था कि एक बैग में 3 नींबू हैं और 2 संतरे हैं, हाथ डाल करके कोई निकालने पर वह सेब निकले, उसकी प्रायिकता आपने निकाली थी 2/5। प्लस ई नहीं का मतलब होता है कि उसमें से हाथ डालो और सेब नहीं निकले, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सेब नहीं निकलेगा तो नींबू था, नींबू निकलेगा उसमें। अर्थात नींबू कितने थे? 3, तो 3/5। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो उसका मान हमेशा आएगा 1। दोनों का लघुत्तम 5, यहां पर 2 प्लस यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 2 5/5 बराबर हो गया 1। इसका मतलब यह होता है कि जितनी भी प्रायिकताएं होती है उन सब प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों आइए अब हम इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। उसका पहला है घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता
अभी मैंने बताया था कि घटना E प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का मान हमेशा होता है 1। दूसरा है इसका उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसका मान हमेशा, जो घटित नहीं हो सकती है उसका मान हमेशा होता है 0, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। तीसरा है इसका उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो फिक्स है, उसका मान हमेशा होता है 1, और ऐसी घटना हमेशा निश्चित घटना कहलाती है। इसी का चौथा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अभी मैंने बताया था सभी प्रायिकताओं का योग होता है 1। और इसका अंतिम प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। चलिए इसका दूसरा सवाल करते हैं। निम्नलिखित में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? मैंने आपको बताया था समप्रायिक का मतलब होता है जिसकी प्रायिकता 50-50 हो, अर्थात 50% उसके कोई कार्य होने की संभावना होती है और 50% नहीं होने की भी संभावना होती है। इसका पहला सवाल है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलने प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, यह घटना समप्रायिक है या नहीं है? तो दोस्तों एक कोई ड्राइवर है, अगर मान लो कार चालू है और उसने कार चलाना प्रारंभ किया, तो कार चालू हो तो पहली बार में कार चालू हो ही जाएगी, दूसरी बार करेगा दूसरी बार फिर हो जाएगी, तीसरी बार करेगा तीसरी बार फिर हो जाएगी। तो यह घटना समप्रायिक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने मान लो पहली बार किया चालू हो गई और दूसरी बार किया नहीं हुई, तीसरी बार किया फिर हो गई, चौथी बार किया फिर नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो वह समप्रायिक कहलाती, लेकिन यहाँ पर कार हर बार प्रारंभ हो रही है तो यह घटना समप्रायिक नहीं हो सकती। अगर मान लो कार खराब भी है तो पहली बार चालू करेगा वो नहीं होगी, दूसरी बार फिर करेगा वो नहीं होगी। कार खराब है तो कार चालू ही नहीं होगी। तो एक बार चालू हो एक बार चालू नहीं हो, ऐसी इसमें घटना संभव नहीं है, इसलिए यह जो है वह समप्रायिक नहीं होगी। इसी के 3 और सवाल हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। सारे के सारे सवाल एक जैसे ही है। इसका चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है उसको अपने को सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है 2/3। 2/3 जब तुम 2 में 3 का भाग लगाते हो तो सीधा सा दशमलव लग करके ये 20 होगा और 6, तो यह संख्या जो है वह 1 से कम है, अर्थात प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है और यह 1 से कम है, तो यह प्रायिकता का मान है। दूसरा है -1.5। मैंने आपको बताया है कि प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता है, और चूंकि यह ऋणात्मक है, माइनस है, तो यह 0 से छोटा है, तो यह मान अपना नहीं हो सकता है। तीसरा है C 15%। प्रतिशत को जब अपन बदलते हैं तो यह हो जाएगा 15/100, सीधा सा इसका आ जाएगा 0.15, तो यह भी 1 से कम है, इसका मतलब यह भी प्रायिकता है। और चौथा D 0.7, यह भी 1 से कम है, यह भी प्रायिकता का मान है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका B होगा। इसका 5वां प्रश्न, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सूत्र मैंने बताया था, PE प्लस PE नहीं दोनों का योग होता है 1। PE का मान अपने को दे रखा है 0.05, वो रखेंगे, इसका मान अपने को निकालना है बराबर 1 हम लिखेंगे। 0.05 का उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से उधर जैसे ही हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 आएगा। इसका 6ठा और 7वां सवाल मैंने पहले उदाहरण में दिया हुआ है, उसी पर आधारित है, तो वह आपका होमवर्क रहेगा, उसे आप कीजिए। इसका 8वां सवाल आगे देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यादृच्छया का मतलब बिना देखे उसमें से हाथ डाल करके निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद
दो प्रश्न इसमें पूछे हैं, एक तो लाल हो और दूसरा पूछा है लाल नहीं हो। तो इसको हल करते हैं। थैले में लाल गेंद कितनी है, हम जानते हैं कि लाल गेंद 3 है और काली गेंद कितनी है, 5 है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 3 लाल प्लस 5 काली, तो ये हो जाएगा 8। अब उसने पहला जो प्रश्न पूछा है लाल हो, तो पी लाल हो, लाल होने के लिए अपने को वही सूत्र लगाना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यही सूत्र हर जगह काम में आने वाला है। अनुकूल परिणाम लाल होने के लिए लाल कितनी है, 3 बटा कुल कितनी है, 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उसने पूछा है लाल नहीं हो। अब लाल नहीं है इसका मतलब हुआ कि वो काली है, तो उसमें अनुकूल परिणाम में ऊपर आ जाएगा 5 और कुल तो हमेशा एक ही रहेगा जो है 8, तो ये लाल नहीं का तुम्हारा उत्तर हो जाए। 10वां सवाल भी इसके जैसा ही है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को उल्टा कर एक सिक्का गिराने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का, दो सवाल इसमें है, 50 पैसे का होगा और दूसरा है 5 रुपये का नहीं होगा। तो अपन इसमें देखते हैं कि इसके कुल परिणाम क्या होगा। पिग्गी बैंक में जो है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब 100 सिक्के तो ये हो गए, प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो 50 सिक्के ये हो गए। कुल कितने सिक्के हैं वो अपन देख रहे हैं। इसके बाद 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये के 20 सिक्के ये हो गए, प्लस 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो 10 सिक्के ये हो गए। बस इतने ही सिक्के हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 100, 50, 150, 170 और 10, 180। ये हो गए अपने कुल परिणाम। अब इसमें पहला सवाल जो पूछा है 50 पैसे का, तो 50 पैसे के सिक्के के लिए अपन वही सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल में तो आ जाएगा नीचे 180। अनुकूल किसके लिए पूछा, 50 पैसे का सिक्का। अपन सवाल में देखते हैं 50 पैसे के सिक्के कितने, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो ऊपर आ जाएगा 100। इसको हल करेंगे, ये 5 2 के पहाड़ी से कटेगा 5 बार और ये 9 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/9। दूसरा इसका सवाल पूछा है 5 रुपये का नहीं, तो 5 रुपये का नहीं होगा, सूत्र तो यही लगेगा अनुकूल बटा कुल में तो नीचे आ जाएगा 180। अनुकूल 5 रुपये का नहीं, पहले तो 5 रुपये के सिक्के कितने वो देख लेते हैं। तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, टोटल 180 में 10 सिक्के 5 रुपये के हैं, तो 5 रुपये के नहीं कितने हो गए, 180 में से 10 को घटा देते हैं, तो 170 सिक्के जो हैं वो 5 रुपये के नहीं हैं, तो इसका मतलब उसके अनुकूल परिणाम में आ जाएगा 170। इसको हल करते हैं और ये तुम्हारा आ जाएगा 17/18, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो आगे इसका 12वां सवाल करते हैं। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यहाँ पर एक तीर है, उसको घुमाया जाता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा। 4 प्रश्न इसमें पूछे हैं। पहला पूछा है 8 को करेगा, फिर एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को। तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके कुल परिणाम कितने हैं। इसमें टोटल 8 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल परिणाम कितने हो गए इसके 8। कौन कौन से ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 खंड हैं, इसमें 8 हैं, तो कुल परिणाम हो जाएंगे इसके 8। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा है 8 को करेगा। अब इनमें से 8 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक ही बार आ रहा है, तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 बटे नीचे कुल में आ जाएगा 8, तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा 1/8। दूसरा कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, एक विषम संख्या है, हाँ है, उसको लिख देंगे। 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 2 3 और 4, कुल 4 हैं जो विषम संख्याएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूल परिणाम में हो जाएगा 4
और नीचे कुल में 8 ही रहेगा। कुल परिणाम जो है वो बदलने वाला नहीं है। ये जो कट रहे हैं एक दूसरे से, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो तीसरा सवाल है, 2 से बड़ी संख्या ये कहा गया है, तो 2 से बड़ी संख्या 2 स्वयं भी 2 से बड़ा नहीं है, वो 2 के बराबर, इसलिए 2 को भी नहीं लेंगे। अपन चालू करेंगे 3 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। 2 के पहाड़े से ये डिवाइड हो जाएंगे 3/4, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 9 से सारे के सारी संख्याएं छोटी हैं, 8 के 8, तो किसी पर भी आएगा तो वो 9 से छोटा ही होगा, इसलिए अनुकूल परिणाम भी 8 होगा और कुल परिणाम भी 8 होगा। 8 से 8 कटेगा, 1 उत्तर आएगा। 1 आया, इसका मतलब यह है कि यह निश्चित घटना है, क्योंकि सीधा सा है 9 से छोटी संख्या, सारी संख्या 9 से छोटी ही है, तो किसी भी संख्या को करेगा वो निश्चित है कि किसी न किसी 9 से छोटी संख्या को ही करेगा। इसका 13वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासा ऐसा होता है, अपन ने सबने सांप सीढ़ी बहुत खेली है, जिसके अंदर एक गोटी होती है और उसको ऐसे घुमा करके फेंकते हैं, वही पासा होता है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु बने हुए होते हैं, 6 भाग होते हैं और अलग अलग जगह पर पहले भाग पे 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु बने हुए होते हैं। तो इसके जो कुल परिणाम होंगे वो वही होगा, एक भाग पर 1 बिंदु होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, तो कुल 6 भाग होते हैं, इसलिए इसके कुल परिणाम जो होंगे वो 6 होते हैं। अब इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं। एक अभाज्य संख्या हो, अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 3। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं या एक का, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए 4 को नहीं लेंगे और 6 को भी नहीं लेंगे, तो अभाज्य संख्या अपने हो जाएंगी 2, 3 और 5, तो टोटल 1, 2, 3 जो संख्या है वो अभाज्य संख्याएं होगी। तो इसका उत्तर होगा अनुकूल परिणाम में 3 बटे कुल परिणाम में 6। यह 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 1/2, ये आपका उत्तर होगा। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा है 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। 2 और 6 में जो बीच की संख्या हैं, 1, 2 और 6 के बीच में नहीं आता है, 2 स्वयं भी 2 और 6 के बीच में नहीं आता है, 3 इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच की संख्या है, तो कौन कौन सी संख्या हो रही है? 3, 4 और 5, ये कितनी संख्या हो गई? 3, तो इसका उत्तर भी वही आएगा, 3/6 बराबर 1/2। इसी प्रकार एक विषम संख्या। अब इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हैं? विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनके इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो इसका 1, 3 और 5, ये टोटल 3 विषम संख्याएं हैं इसमें। इसका उत्तर भी हो जाएगा 3 नीचे कुल में आ जाएगा 6, इसका उत्तर भी होगा 1/2। इसमें तीनों का उत्तर 1/2 ही आ रहा है। 14वां सवाल करने से पहले हम ताश के बारे में कुछ समझेंगे। ताश सभी ने देखे हुए हैं, सभी ने खेले हुए हैं, फिर भी मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 2 ही कलर के पत्ते होते हैं। रंग की बात जब आती है तब 2 ही रंग है, एक तो काला रंग है ऐसा और एक लाल रंग है। तो जब भी प्रश्न पूछते हैं काला रंग के कितने पत्ते, तो 26 पत्ते काले रंग के हैं और 26 पत्ते लाल रंग के हैं। उसके बाद अब काले रंग में कौन कौन से हैं, तो काले रंग में 2 हैं, एक तो हुकुम का और एक चीड़ी का। जैसे कि ये
हुकुम का पत्ता है और एक ये छीड़ी का पत्ता है जो काले रंग के होते हैं। और उसके बाद लाल रंग में 2 पत्ते होते हैं, एक पान का होता है और एक ईंट का होता है। तो इस प्रकार से 13, 13, 26 और ये 13 और 13, 26 52 पत्ते होते हैं। अब 52 इन 13 पत्तों में भी क्या होता है, पहला 1 नंबर का इक्का होता है ए, जिसके ऊपर लिखा रहता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अंकों के रहते हैं। उसके बाद जे लिखा होता है जो गुलाम कहलाता है, और क्यू लिखा होता है वो बेगम, और के होता है वो बादशाह। ये मैं काले रंग के हुक्म में बता रहा हूँ, ये गुलाम है जे, जिसके ऊपर मुंह बना हुआ है। उसके बाद बेगम होता है, उसके ऊपर भी मुंह बना होता है, और उसके बाद बादशाह होता है, इसके ऊपर भी मुंह बना होता है। इसलिए इसको कहते हैं, इन तीनों पत्तों को फेस कार्ड। फेस का मतलब होता है मुंह, तो ये जे, क्यू और बादशाह जो होते हैं उसको कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है। बाकी पत्तों पर जैसे कि ये देला है, चोगी है, उनके ऊपर फेस बने हुए नहीं होते हैं, इसलिए फेस कार्ड नहीं कहलाते हैं। तो ये 13 पत्ते इस प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार चिड़ी में भी 13 पत्ते होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। उसी प्रकार पान के जो लाल रंग का है उसमें भी 13 पत्ते होते हैं, और उसी प्रकार ईंट में भी 13 पत्ते होते हैं। अब इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं कुछ उदाहरण देकर के बताता हूँ। जैसे प्रश्न आया कि ताश के पत्तों में पीस करके एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता लाल रंग की चोगी हो, उसकी क्या प्रायिकता है। तो लाल रंग की चोगी, लाल रंग में 4 कौन कौन से हैं, ये रहा एक और एक ये है, तो 2 पत्ते ऐसे हैं, तो उसके अनुकूल परिणाम होंगे 2। इसी प्रकार अगर तुम्हारा प्रश्न पूछ लिया जाए कि काले रंग के फेस कार्ड, तो काले रंग के फेस कार्ड कितने हैं, तो 3 इधर है और 3 इधर है, टोटल 6। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि ताश की गड्डी में पीस करके एक पत्ता निकाला जाए और उसका इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो इक्का खाली इक्का का है, ना तो किसी रंग का कहा है, ना हुकुम का कहा है, ना चिड़ी का कहा है। तो इक्का कितना होंगे, 1 और 2 इनमें है और 1 और 2 इसमें है, टोटल 4 इक्के हो जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि ईंट का इक्का कितना होगा, तो वो केवल 1 होगा। या आपको कहा जाए लाल रंग के इक्के कितने होंगे, तो 2 होंगे, क्योंकि पान का जो है वो भी लाल रंग का है और ईंट का जो है वो भी लाल रंग का है। लेकिन आपको खाली ऐसा कहा जाता है कि इक्का कितना है, तो इक्के तो 4 हैं, हुकुम में है, चिड़ी में है, पान में है और ईंट में है। इस प्रकार ताश को विभिन्न 13, 13, 13 और 13 में बांटा जाता है। रंग में देखें तो 24 और 26 में बांटा जाता है। ताश टोटल 52 होते हैं, और फेस कार्ड 3 हुकुम के होते हैं, 3 चिड़ी के होते हैं, 3 पान के होते हैं और 3 ईंट के होते हैं। अगर आपने ताश को अच्छे से समझ लिया है तो ताश का जो कोई भी प्रश्न हो वो आप आराम से कर सकते हो। इसका 14वां प्रश्न ताश का ही है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें 6 प्रश्न हैं, 6 को मैं प्रश्न के अंदर ही उत्तर को लिख लेता हूँ। अपने को पता है कि इसके कुल परिणाम 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, तो कुल परिणाम 52 ही होंगे। अब पहला प्रश्न पूछा है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के टोटल मैंने 26 पत्ते बताए थे, जिसमें 13 पत्ते जो थे तुम्हारे ईंट के थे और 13 पत्ते जो थे तुम्हारे वो पान के थे। तो पान के अंदर एक बादशाह था और ईंट के अंदर भी एक बादशाह था, तो 2 बादशाह तुम्हारे लाल रंग के हो गए, और नीचे आ जाएगा कुल 52। इसको काटने के बाद 1/26 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार एक फेस कार्ड नीचे तो कुल 52 ही रहेगा, ऊपर फेस कार्ड कितने थे, 3 फेस कार्ड जो थे तुम्हारे हुकुम के थे, 3 चिड़ी के थे, 3 पान के थे और 3 ईंट के थे। तो 3 + 3 + 3 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 टोटल हो जाते हैं 12। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा 12/52, जो 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 तिया और ये 13 बार, 3/13 इसका उत्तर तुम्हारा आएगा। इसी प्रकार लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग में 2 पत्ते थे, 3 हुकुम के हैं, गुलाम बेगम बादशाह, और 3 पत्ते तुम्हारे चिड़ी के हैं, गुलाम बेगम और बादशाह। तो टोटल 6 पत्ते जो हैं वो लाल रंग के फेस कार्ड हैं। तो इसका उत्तर तुम्हारा हो जाएगा 6/52।
जो कटने के बाद 3/26 तुम्हारा उत्तर आएगा। इसके बाद इसका था पान का गुलाम। पान का जो गुलाम है तुम्हारा, पान के 13 पत्ते हैं और उसमें एक ही गुलाम था, 1/52 इसका सीधा सा उत्तर है। हुकुम का पत्ता, हुकुम के 13 पत्ते थे, तो अनुकूल परिणाम में 13 और बटे कुल परिणाम में 52। ये 13 इस 52 से सीधा सीधा कट जाएगा, 1/4 इसका उत्तर आएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न इसका, एक ईंट की बेगम, ईंट की एक ही बेगम होती है तो अनुकूल परिणाम में 1 बटा नीचे कुल परिणाम में 52। तो इस प्रकार इसको अपन हल कर सकते हैं। और इसके साथ ही ताश के कोई सा भी प्रश्न आ जाए, अगर ताश के बारे में आपने अच्छे से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो सारे प्रश्न अपन आराम से हल कर सकते हैं। अगला सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, दोनों ही एक मिश्रण में मिल गए हैं। अब वो देख करके नहीं बता सकते कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो अपन देखेंगे खराब पेन कितने हैं, 12, और अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए। मान लो एक बैग में डाले हैं तो एक बैग में 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, तो कुल पेन कितने हो गए, 12 + 132 बराबर 144। ठीक है। अब वो पूछ रहा है लास्ट में, निकाले कि पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। पेन अच्छा निकले तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र है अपना अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल में अच्छे पेन कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, 132, और नीचे कुल परिणाम कितने हैं, 144। ये लिख देंगे। अभी जिस भी पहाड़ से कट रहा है इसको 12 के पहाड़ से ये कटेगा, ये 11 बार और ये 12 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगला सवाल, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। 3 प्रश्न पूछे हैं। एक कोई पेटी है, पेटी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंक लिखे हुए हैं और वो डिस्क उस पेटी के अंदर डाली जाती है। टोटल उस पेटी में 90 डिस्क हैं। उसमें से यादृच्छिक का मतलब बिना किसी चीटिंग के, बिना देखे उसमें से एक निकालते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या हो, उसकी क्या प्रायिकता है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है, जैसे अपने अंक 1 से 90 में 1 2 3, लेकिन ये 2 अंक नहीं है, ये सिंगल डिजिट है। तो अपने 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होगी, 9 तक तो एक सिंगल डिजिट ही चलती है, उसके बाद 10 जो है वो 2 अंकों की है, 11 12 ये सभी 2 अंकों के, और लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं, 90 तक सारे 2 अंकों के ही होते हैं। तो 1 से 90 तक में कुल कितने अंक जो हो गए 2 अंकों के, तो 1 से 9 हट गए, बाकी सारे के सारे 2 अंकों के ही है। इसका मतलब 90 में से 9 हट गए तो 81 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की है। तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 81, और कुल परिणाम 90 है तो 90 ही रहेगा। यह विभाज्य होने के बाद 9 के पहाड़े से 9 बटा नीचे 10, ये आपका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग कौन सी है, 1 का वर्ग 1 पूर्ण वर्ग है, 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 किसी का वर्ग नहीं है, 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग में आएगा। फिर उसके बाद 5 6 7 8 तक तो कोई वर्ग नहीं है, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, उसके बाद 16 4 का वर्ग है, फिर 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 49 7 का, उसके बाद 64 8 का, और 81 9 का। फिर 100 होता है वो 10 का होता है, लेकिन अपने जो अंक है वह 90 तक ही है। तो कुल कितने हो गए अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना 9/90,
जो कटने के बाद अपना उत्तर आएगा 1/10। ठीक इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य कौन कौन सी है? 0 में 5 का भाग नहीं जाता है। सबसे पहले 5 में 5 का भाग जाता है एक बार, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, इन सब में 5 का भाग जाता है। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 18 बटा कुल 90 ही रहेगा, कुल परिणाम बदलते नहीं हैं। और यह कटने के बाद 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 1/5 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल पढ़ने से पहले हम सिक्के के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये सिक्का होता है जिसमें जो 1 रुपये लिखा हुआ है वो आपका है हेड, और जो भारत बना हुआ वो है आपका टेल। हेड कहो या उसको हिंदी में कहते हैं चित्त, और जो टेल को हिंदी में कहते हैं पट। तो जब सिक्के के ऊपर प्रश्न आता है तो सिक्के को उछालने पर क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, मैंने उसके लिए जो कुल परिणाम है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं। तो सीधा सा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो 2 की घात n। अगर एक बार उछाल रहे तो n का मान 1 लिखेंगे, 2 बार उछाल रहे तो n का मान 2, 3 बार उछाल रहे तो n का मान 3। उससे ज़्यादा आपके नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है। और अगर फिर भी पूछ ले तो 4, 5, 6 अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार उछालने पर क्या होगा, तो 2 की घात n की जगह अपन लिखेंगे 1 बराबर 2। तो जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके कुल 2 परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये 2 परिणाम होते हैं, एक तो हेड दूसरा टेल, ये कुल 2 परिणाम होते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर कुल 2 परिणाम होते हैं। उसी के अगला, अगर 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, या इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, 2 सिक्के ले लो एक साथ उछालो, तो दोनों एक ही बात है। तो मान लो 2 बार उछाल रहे एक सिक्के को, तो क्या स्थिति होगी? मान लो पहले सिक्के पर आ गया अपना हेड और दूसरे पर भी आ गया हेड, तो ये अपनी एक स्थिति हुई। मान लो फिर मैंने उछाला तो पहले पर आया हेड और दूसरे पर आ गया टेल। अपने को उछालते रहना, जितनी जितनी स्थिति आ रही है वो सब नोट करते रहना है। फिर उछाला, फिर इसके ऊपर आया टेल पहले के ऊपर और दूसरे के ऊपर आया हेड। फिर अगली बार फिर उछाला तो मान लो दोनों के ऊपर ही टेल आ गया। इन 4 के अलावा उछालने पर कोई 5वीं स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। दोनों के अंदर या तो दोनों में हेड आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। ऐसा ये कुल 4 स्थितियां आपके हो सकती हैं, इन 4 के अलावा नहीं हो सकती है। और मान लो 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, दोनों सिक्के एक साथ उछाले तो दोनों के ऊपर हेड आ गया। फिर उछाला, एक के ऊपर हेड एक के ऊपर टेल आया, फिर उछाला एक के ऊपर टेल एक के ऊपर हेड आया, और फिर उछाला तो दोनों के ऊपर टेल। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। उसी के अगले 3 बार उछालने पर फिर वही बात कि 3 बार एक ही सिक्के को उछाल रहे हैं या तीनों सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, दोनों एक ही बात है। और उसकी 2 की घात n का मान अपन 3 रखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जो कुल परिणाम होंगे वो 8 होंगे। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको 6 कर देते हैं, 6 नहीं है, यह 8 है। तो मान लो मैंने सिक्का पहली बार उछाला, टोटल 3 बार उछालना है। पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आया, तीसरी बार उछाला फिर हेड आया, ठीक है। फिर उछाला हेड आया, फिर उछाला हेड आया, फिर उछाला टेल आया। तो ये 8 परिणाम अपने को लिखने हैं। इसको लिखने का मैं एक सरल सा तरीका आपको बताता हूं कि अपने को यह लिखने के लिए सबसे पहले 4 बार हेड लिख लो, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिख लो, 1 2 3 और ये 4।
फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल 8 परिणाम आपके हो सकते हैं। इन 8 के अलावा आपके पास 9वां परिणाम नहीं आएगा। चलिए सिक्के पर आधारित सवाल करते हैं। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, और तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? यह सवाल कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अभी मैंने बताया था एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम होते हैं? 2 की घात 3 अर्थात 8 परिणाम होते हैं। वह 8 परिणाम कैसे लिखते हैं? H H H और H, 4 बार H, 4 बार T, फिर उसके बाद 2 बार H, 2 बार T, फिर 2 बार H, 2 बार T, फिर H T H T H T H और T। तो ये 8 के 8 परिणाम अलग अलग हो गए, कोई भी एक भी परिणाम एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो ये 8 परिणाम है उसमें से सबको नोट करने के बाद अगर 3 चित्त या 3 पट एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, 3 चित्त का मतलब 3 बार हेड, जैसे 3 बार हेड आ रहा है ये, और ये 3 बार पट आ रहा है ये, बाकी सब में इसमें 2 हेड 1 टेल है, 1 हेड 1 टेल 1 हेड ऐसा है। किसी में भी 3 चित्त और 3 पट्टे खाली 1 बार 2 बार आ रहा है, तो उस समय क्या होता है? हनीफ खेल में हार जीत जाएगा। इसमें और इसमें इन दोनों में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। ठीक है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछी है, तो इस दोनों में वह जीत रहा है, मतलब हार किस में रहा है? बाकी के जो 1 2 3 4 5 और 6 हैं उसमें वह हार रहा है, तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6, जो बच गए वह 6। और हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम 8। यह 2 के पहाड़े से 3 बार और यह 4 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बटा 4। इसका अगला प्रश्न करते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 प्रश्न इसमें पूछे हैं। पहला, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो जैसे एक पासे को हमने 1 बार फेंका था तो उसके कुल परिणाम 6 थे, क्योंकि उसमें 6 भाग थे। तो पासे में जो कुल परिणाम होते हैं वो 6 की घात n के रूप में होते हैं। जैसे सिक्के में 2 भाग होते हैं तो 2 की घात n होती है, वैसे पासे में 6 भाग होते हैं तो 6 की घात n। जब पासे को 1 बार फेंका तो 6 की घात 1, इसका मतलब कुल परिणाम 6 होंगे। जब एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 की घात 2 अर्थात 6 × 6 टोटल 36 परिणाम होंगे। अब वो 36 परिणाम, कुल परिणाम 36 कैसे होंगे वो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सरल है। अपने को इसके 36 भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6। अपने को क्या करना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर उसके पास में 1 1 1 1 1 1 ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर पहले लाइन में हमको सब में 1 2 3 4 5 6 ही लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमने फर्स्ट में जो दूसरी कॉमे के बाद का जो हिस्सा लिखा था वो 1 लिखा था, अब इसमें कॉमे के बाद सब में 2 2 लिखेंगे, इसमें कॉमे के बाद सब में 3 3 लिखेंगे,
इसमें चौथी लाइन है इसलिए 4 4 लिखेंगे। इसमें हम 5 5 लिखते जाएंगे और अंत में हम सब में 6 6 लिखेंगे। इस प्रकार से 6 इंटू 6 ये कुल 36 परिणाम हो गए हमारे। तो देखिए एक भी परिणाम आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। जैसे ये 1,1 है तो 1,1 कहीं इन 36 में कहीं पर भी दूसरी बार नहीं आएगा। 36 के 36 परिणाम पूरे के पूरे अलग होते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब 5 सबसे पहले हम देख लेते कितनी बार आ रहा है। तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 1 बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर इसमें 5 आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 और अंत में ये 11 बार, 36 में से 11 बार 5 आ रहा है। लेकिन अपने को पहला पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 36 में से 11 बार आ रहा है तो कितनी बार नहीं आएगा? 36 में से 11 को घटा दो, 25 बार ऐसा है इसमें जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 25 बटा कुल आ जाएगा नीचे 36। इसी प्रकार दूसरा सवाल इसमें पूछा 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार, 2 बार आए तो भी चलेगा, उसको भी लेना है। तो कम से कम एक बार अभी अपन ने गिना था 1 2 3 वही 4, कितनी बार गिना था अपन ने? 11 बार। तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 11 बटा कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो ये आपका बड़े ही सरलता के साथ इन दोनों का उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हमने यह प्रश्नावली पूरी अच्छे से पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। आपने यह पूरी प्रश्नावली अच्छे से देखी, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।